लुकमान आईएएस में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछली दो कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 और भाग 2। आज की कक्षा में हम शुरू करेंगे भारतीय संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार कक्षा 11 की एनसीईआरटी की राज्य व्यवस्था से संबंधित किताब। और उसके शुरू आज हम जो है सबसे पहले दो पार्ट पढ़ेंगे। इस लेक्चर में दो पार्ट का अध्ययन करेंगे, जिनमें पहला पार्ट है संविधान क्यों और कैसे, और दूसरे पार्ट का नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। तो सबसे पहले शुरू करते हैं संविधान क्यों और कैसे। पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी देश को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने के लिए संविधान एक बुनियादी ज़रूरत है, जिसमें ये लिखा होता है कि कोई भी देश किस तरह से चलेगा और किस तरह से जो है उस देश की सरकार काम करेगी, किस तरह से उस देश की सरकार की सीमाएं तय होंगी। जब हम पिछली कक्षा पढ़ रहे थे उसमें ये भी हमने पढ़ा था, जब हम अफ्रीका का एक उदाहरण ले रहे थे कि संविधान निर्माण की ज़रूरत क्यों पड़ी किसी भी देश में, ताकि जो भी जिस हिसाब से उस देश को चलना है, जिस हिसाब से उस देश की सरकार का काम करना है, जिस हिसाब से उस देश में नागरिकों और सरकार के बीच में रिश्ता तय होना है, जिस हिसाब से उस देश की जो है नीति होगी, उस देश को के बुनियादी मूल्य होंगे, उनको एक जगह लिख दिया जाए। यानी जो भी नियम कानून है, जिन हिसाब से किसी देश का लोकतंत्र चलना है, जिस हिसाब से किसी देश का जिन सिद्धांतों पर किसी देश का काम करना है, जिन सिद्धांतों पर किसी देश का लोकतंत्र चलना है, तो वो सब दस्तावेज लिखित रूप से होने चाहिए, जिसको संविधान कहते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने ये पढ़ा है। तो संविधान की आवश्यकता क्यों है? तालमेल बढ़ाना, भरोसा दिलाना। पहला जो संविधान की आवश्यकता है वो इसलिए है क्योंकि तालमेल बढ़ाना और भरोसा दिलाना। आप याद कीजिए अफ्रीका का उदाहरण। जब अफ्रीका में गोरे लोग काले लोगों से डरे हुए थे कि वो लोग जो है अपने साथ हुए अन्याय का, ऐतिहासिक अन्याय का हमसे बदला लेंगे, तब नेल्सन मंडेला और बहुत सारे काले लोगों ने ये कहा था कि हमने भी आपको माफ़ कर दिया है और उसके बाद आने वाली पीढ़ी भी आपके साथ कोई अन्याय ना कर सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि जो कुछ हम चाहते हैं, जो कुछ जिस तरह से हम देश को चलाना चाहते हैं, समानता पर, स्वतंत्रता पर, उन सिद्धांतों को लिख लिया जाए। और लिखने के बाद जब वो दस्तावेज संविधान कहलाया, तो उसका मतलब ये था कि उस संविधान का एक काम ये बना कि वो भरोसा दिलाए जो किसी भी देश में रहने वाले कमज़ोर तबके हैं, अल्पसंख्यक हैं, विभिन्न सामाजिक समूह हैं, उनके बीच में तालमेल बनाए और उनको भरोसा दिलाए कि आपके अधिकार सुरक्षित हैं, आपके साथ कोई भी ज्यादती यहाँ होने वाली नहीं है। दूसरा है निर्णय निर्माण की शक्ति की सीमाएं। जब हम पढ़ रहे थे लोकतंत्र, अब हमने ये भी कहा था कि सरकार की जो है अपनी शक्ति उपयोग करने की एक सीमा होनी चाहिए कि किस हद तक जाकर वो कानून बना सकती है, किस हद से आगे जो है उसका दायरा खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ तय करने का जो काम है वो संविधान का ही है। संविधान ही ये तय करता है कि किसी लोकतांत्रिक देश में सरकार कहाँ तक जाकर कानून बना सकती है, या उसकी सीमाएँ कहाँ तक हैं, उसकी हद कहाँ जाकर खत्म हो जाती है, कहाँ से शुरू होती है, किन किन चीज़ों पर वो कानून बना सकती है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर उसको कानून बनाने का अधिकार नहीं है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, कौन सी चीज़ें ऐसी जिनमें हस्तक्षेप करने का उसको अधिकार नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए जो है संविधान ही तय करता है कि कोई भी सरकार जो है कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक नहीं जाएगी। एक ये है कि सरकार की शक्तियों की सीमाएं। अगला है समाज की आकांक्षा एवं लक्ष्यों की प्राप्ति। जब कोई भी देश संघर्ष करता है या किसी भी देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित होती है या किसी भी तरह की शासन व्यवस्था स्थापित होती है, तो उन व्यवस्था को स्थापित करने का उस समाज का एक लक्ष्य होता है। ये उसकी कुछ आकांक्षा होते हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं कि वो किस लिए वो कर रहा है। जैसे हम भारत का उदाहरण लें तो भारत ने किस लिए संविधान लोकतांत्रिक देश की स्थापना की
क्योंकि हम लोग अंग्रेजों से त्रस्त थे, उनकी भेदभाव वाली नीति से त्रस्त थे, उनकी और भी बहुत सारी नीतियाँ ऐसी थी जो हमारे खिलाफ थी, हमारी सोच के खिलाफ थी, हमारे समाज के खिलाफ थी। तो उसके लिए हमने जन संघर्ष किया, आंदोलन किया, उन लोगों से आज़ादी पाई और एक लोकतांत्रिक देश की स्थापना की। तो संविधान ये तय करता है कि जिस लोकतांत्रिक देश की स्थापना की गई है वो जिन आधारों पर उसको की गई है, वो आधार, वो चीज़ें, वो लक्ष्य, जिन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर उसको की गई है लोकतंत्र की स्थापना, उन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेगा, वो कौन सी नीतियाँ अपनाएगा, किस तरह से वो समाज या वो देश चलेगा जिस देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित की गई है। तो ये बातें जो है संविधान में लिखी होती हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो बताती हैं कि सरकार को जो है इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काम करना है और इस दायरे में रह के काम करना है। उसके अलावा राष्ट्र की बुनियादी पहचान, संविधान ही ये बताता है कि किसी राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या है, वो राष्ट्र किन सिद्धांतों पर बना है, उस राष्ट्र का मुख्य लक्ष्य क्या है। जैसे भारत की बात की जाए तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष संप्रभु राष्ट्र है, एक ऐसा राष्ट्र है जो अपनी अखंडता सुनिश्चित करता है। जैसे हम उस दिन प्रस्तावना पढ़ रहे थे संविधान की, उसमें हमने ये कहा कि भारत एक समाजवादी शासन स्थापित करने की कोशिश करता है जहाँ समाज में सबको न्याय मिले। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है जो सभी को समानता और स्वतंत्रता का अवसर देता है। तो संविधान ही ये बात बताता है कि कोई भी देश की बुनियादी पहचान क्या है, कोई भी देश जिन सिद्धांतों पर टिका है वो क्या है, वो किस तरह के सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों पर वो कैसे टिका रह सकता है, ये सब चीज़ें जो तय करने का काम है वो संविधान का है। तो अगला है जो एनसीईआरटी में दिया है, संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। हमने बहुत बार ये बात देखी है कि हर एक देश में संविधान, जो लोकतांत्रिक देश है उसमें संविधान होता है। पहले हमने बात की कई ऐसे लोकतांत्रिक देश हैं जहाँ लोकतंत्र पूर्ण रूप से मौजूद नहीं है, पर फिर भी वहाँ संविधान मौजूद है। उसके कुछ सिद्धांत हैं कि वो सिद्धांतों पर क्या काम करेगा। कोई भी लोकतंत्र से अलग शासन प्रणाली, चाहे वो राजतंत्र हो, अधिनायक तंत्र हो, कुलीन तंत्र हो, उनके लिए भी कुछ नियम कानून जरूर होते हैं कि वो किस तरह से चलेंगे। ठीक, संविधान को प्रचलन में लाने का तरीके से यहाँ मतलब ये है कि कोई भी संविधान किस तरह से प्रचलन में लाया गया है, उसको किस तरह से किन परिस्थितियों में अपनाया गया है। ठीक है, अगर संविधान जो है संवैधानिक परिस्थितियों में या बिल्कुल बहुत बेहतर परिस्थितियों में, जो परिस्थिति उनके अनुकूल हैं, उसमें नहीं अपनाया जाता है तो वो बहुत बार अलोकप्रिय हो जाता है। अलोकप्रिय होने का मतलब ये है कि जनता का उससे मोहभंग हो जाता है और वो उसमें जो है बदलाव की मांग करने लगती है, उसको हटाने की मांग करने लगती है। नेपाल का ही उदाहरण लिया जाए तो कई बार नेपाल का संविधान बदला गया, आता रहा जाता रहा। और फ्रांस, जहाँ से जो है लोकतांत्रिक देश की शुरुआत हमने बात की थी कि जो आधुनिक लोकतंत्र है, जिन बुनियादों पर टिका है स्वतंत्रता, समानता और न्याय, जिस सिद्धांतों पर लोकतंत्र टिका होता है, फ्रांस, वहाँ भी कई बार संविधान का निर्माण हो चुका है। इसलिए क्योंकि जो वक्त बीतने के साथ साथ जो पुराना सिद्धांत था, पुराना संवैधानिक सिद्धांत था, वो एक तरह से जनता को आउटडेटेड लगा, पुराना लगा। उनको ये लगा कि इसको बदल देना चाहिए, इसकी जगह नया संविधान लाना चाहिए। कई देश ऐसे हैं जिनके संविधान जो है लगातार सतत बने हुए हैं, जैसे भारत, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए तो भारत का संविधान 1947 में बना। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कि अमेरिका का संविधान जो है 1787 में बना, तब से लगातार बना हुआ है। तो इस तरह से जो है संविधान की कुछ किन परिस्थितियों में लाया गया, जैसे भारत का संविधान किन परिस्थितियों में लाया गया, देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद जिन मूल्यों पर हमने संघर्ष किया अंग्रेजों से, उन मूल्यों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए संविधान लाया गया, जिसने ये तय किया कि अब देश किस तरह से चलेगा। अब देश में इस तरह की मनमानी नहीं चलेगी जैसे अंग्रेजों के ज़माने में चलती थी, उस तरह का भेदभाव नहीं चलेगा। तो जब हमने उसमें प्रचलन में लाया, उसको बनाए रखा उन मूल्यों को, तो निश्चित रूप से भारतीय संविधान लगातार लोकप्रिय रहा, और न केवल लोकप्रिय रहा बल्कि और बेहतर होता चला गया, समाज को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करता चला गया, और उसने समाज के सभी तबकों की आकांक्षाएं पूरी करने की कोशिश की। तो भारतीय संविधान कैसे बना?
पिछली कक्षाओं में भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि भारतीय संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित की गई जो 1946 में हुई। उस संविधान सभा ने संविधान बनाया और संविधान सभा में लगभग 299 सदस्य थे। उसी संविधान सभा ने जो है ये काम करने की कोशिश की कि जो समाज का प्रत्येक तबका है उसको प्रतिबिंबित किया जाए, उसकी लक्ष्य हैं, उसकी जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखा जाए और उस तरह से जो है संविधान को बनाया जाए। हम ये भी बात कर रहे थे पिछली ही कक्षाओं में कि संविधान सभा ने जब बनाया तो उसकी लगातार बैठकें होती रहीं। लगभग 2 साल 11 महीने तक संविधान सभा लगातार काम करती रही और 166 दिनों तक उनकी बैठक चली। उसके बाद गहन विचार विमर्श हुआ, विभिन्न प्रारूप कई समितियां बनाई गई जिसका अलग अलग काम था। एक प्रारूप समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उन्होंने संविधान का प्रारूप लाकर रखा कि इस तरह से हम जो है संविधान बनाने वाले हैं अगर आपको संशोधन करना हो, और उसमें लगभग 2000 संशोधन जो है सुझाए गए। तो एक तरह से भारतीय संविधान गहन विचार विमर्श के बाद बनाया गया। एक बहुत बड़ा विचार हुआ, बहुत सारे लोग 299 लोग जो अलग अलग जगह से उठ के आए थे एक संविधान सभा में आए। ये सही है कि उसमें मुख्यतः कांग्रेस के ही प्रतिनिधि थे, लेकिन ये भी सच है कि वो कांग्रेस के लोग अलग अलग तबकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ आए थे, न कि कांग्रेस का, न कि एक विचारधारा को वहाँ दर्शाने के लिए आए थे। और सबसे बड़ी खासियत ये थी कि संविधान सभा के वो सभी सदस्य जो थे कहीं ना कहीं निर्वाचित थे, चुने गए थे किसी न किसी तरह से। तो उन चुन के आए हुए सदस्यों ने संविधान निर्माण की कोशिश की। लगभग 2 साल 11 महीने में गहन विचार विमर्श होने के बाद भारत की हर एक चीज, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, न्यायपालिका, कार्यपालिका किस तरह से काम करेगी, व्यवस्थापिका किस तरह से काम करेगी, चुनाव प्रक्रिया कैसे रहेगी, किस तरह से जो है लोगों के अधिकार सुरक्षित किए जाएंगे, किस तरह से सरकार की सीमाएं सुरक्षित की जाएंगी, किस तरह से जो है केंद्र सरकार के तीनों अंग न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका के बीच संतुलन बनाया जाएगा, कैसे वे एक दूसरे की शक्ति को संतुलित करेंगे और कैसे उन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, किस तरह से शासन को निरंकुश होने से रोकना है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद भारतीय संविधान में जोड़े गए। लगभग 395 अनुच्छेद भारतीय संविधान में जोड़े गए। उसके बाद भी ये स्कोप रखा गया कि संविधान में जो है आगे अगर सरकार चाहे तो ज़रूरत के हिसाब से संशोधन कर सकती है, जैसे समाज को ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से। तो भारतीय संविधान जो है बहुत ज़्यादा प्रगतिशील संविधान बनाया गया, जिसमें पूरी दुनिया से विभिन्न संविधानों की प्रैक्टिस में आई हुए सबसे अच्छी बातें उस संविधान में शामिल की गई। भारतीय समाज की ज़रूरत के हिसाब से उनको बनाया गया उन चीज़ों को। जैसे मैं बात करूं मूल अधिकारों की तो अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए गए। हम बात करें इंग्लैंड की तो संसद व्यवस्था इंग्लैंड के संविधान से ली गई। आयरलैंड के संविधान से राज्यों के नीति निर्देशक तत्व लिए गए, या और कहीं भी संविधान से इस तरह के जो वहाँ की सबसे अच्छी प्रैक्टिस थी और भारत को लगा कि भारतीय संविधान को उसकी जरूरत है, भारतीय समाज को उसकी जरूरत है, भारत में सरकार चलाने को उसकी जरूरत है, तो उससे प्रेरित होकर उन प्रावधानों को लाया गया। इसलिए भारतीय संविधान जो है एक तरह से दुनिया का सबसे व्यापक और सबसे बड़ा संविधान बना, जहां हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद शामिल किए गए, हर एक चीज़ की समस्या को सुलझाने की कोशिश की गई भारतीय संविधान में। और भारतीय संविधान में ये तय किया गया कि किस तरह से जो है सरकार, ये संविधान हमेशा प्रगतिशील बना रहे, समाज की ज़रूरतों को पूरा करता रहे और सरकार पर प्रतिबंध रखे या उसका मार्गदर्शक बना रहे कि किस तरह से सरकार को चलना है। तो भारतीय संविधान जो है उसकी कुछ बुनियादी बातों को ध्यान में रखे जो है संविधान का निर्माण किया गया। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, किस आधार पर हमने अंग्रेजों से राष्ट्रीय आंदोलन किया, हमारी सोच क्या थी, उस सोच को दर्शाने की कोशिश की गई संविधान में। और ये कोशिश की गई कि जो जिन बुनियादों पर, जिन सिद्धांतों पर, जिन मूल्यों पर हम अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे थे, कहीं वैसी ही परिस्थितियां फिर तो पैदा ना हो जाएं। उन परिस्थितियों पर प्रतिबंध लगाने की, उनको रोकने की पूरी कोशिश की गई। और अंग्रेजों से हमने जिन सिद्धांतों के आधार पर संघर्ष किया है उन सिद्धांतों को लाने की कोशिश की गई कि हमें अंग्रेजों के ज़माने में जो हासिल नहीं था, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे, उसको भारतीय संविधान दे सके। उसके अलावा संस्थागत व्यवस्थाएं भारत में कुछ बहुत बेहतर ढंग से की गई। संविधान में इन सब चीज़ों का ख्याल रखा गया। जैसे संसद और न्यायपालिका और कार्यपालिका की हम अभी बात कर रहे थे कि वो किस तरह से, वो उनकी क्या व्यवस्थाएं होंगी, उनके बीच कैसे संतुलन रहेगा और उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा किस तरह से होगा, या ये कैसे तय होगा कि उनके बीच में एक टकराव ना हो, या ये कैसे तय होगा कि वे एक दूसरे को निरंकुश होने से रोकें। तो जैसे कार्यपालिका के जिम्मे जो है कानून लागू करने का जिम्मेदारी आई, व्यवस्थापिका के जिम्मे कानून बनाने की, समाज की ज़रूरत के हिसाब से किस कानून की ज़रूरत है उसकी जिम्मेदारी आई, और कार्यपालिका उस कानून को लागू करेगी। उसके अलावा
न्यायपालिका ये देखेगी कि कहीं वो कानून संविधान के खिलाफ तो नहीं हुआ है, तो संविधान की रक्षा के लिए भी संस्था की स्थापना की गई। ठीक है। उसके अलावा विभिन्न देशों, मैंने ये भी बात की है कि भारतीय संविधान में दुनिया के अलग अलग देशों से जो सबसे अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी वहाँ से लाई गई और भारतीय संविधान में उनको रखा गया। भारतीय संविधान की जरूरत के हिसाब से, भारतीय संविधान के अनुसार बदलकर, भारतीय समाज के अनुसार बदलकर, और उस तरह से जो है एक दुनिया का सबसे व्यापक और एक प्रगतिशील संविधान भारत को जो है भारत की संविधान सभा ने दिया। तो पहले चैप्टर में केवल इतना ही है, संविधान क्यों और कैसे। तो हमने ये जाना कि संविधान की ज़रूरत क्यों है, और उस ज़रूरत में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये जाना कि समाज में एकता बनाए रखने के लिए, समाज में विश्वास जगाने के लिए, सरकार की शक्तियाँ सीमित करने के लिए, संस्थाओं को बेहतर ढंग से समन्वय करने के लिए, राष्ट्र की बुनियादी पहचान बताने के लिए संविधान की जरूर पड़ती है। और क्यों भारतीय संविधान कैसे वो दिखाता है, तो जैसे हमने भारत का ही उदाहरण लिया, भारत के उदाहरण में हमने विभिन्न प्रकार की बातें की कि कैसे संविधान बताने की कोशिश करता है, कैसे वो संतुलन बनाने की कोशिश करता है, कैसे वो सरकार और नागरिकों के बीच में जो है चीज़ों को बताने की कोशिश करता है, मूल अधिकारों को तय करता है। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे व्यापक संविधान है और जो हर एक परिस्थिति में प्रगतिशील बने रहने की कोशिश के हिसाब से बनाया गया है कि वो कभी भी हर एक परिस्थिति में जो है अलोकप्रिय जैसी स्थिति ना है, जैसे दुनिया के कई संविधानों के साथ। नेपाल का हमने उदाहरण लिया, फ्रांस का हमने उदाहरण लिया, तो संविधान लोकप्रिय हो जाते थे। भारतीय संविधान में ये कोशिश की गई कि वो हर एक परिस्थिति में प्रगतिशील बना रहे और सरकार को जो है एक मार्गदर्शक बना रहे, सरकार का उसको रास्ता दिखाता रहे कि उसको किस हिसाब से देश को चलाना है। उसके अलावा उसकी रक्षा के लिए न्यायपालिका जैसी चीज़ बनाई गई कि उसका जो है अतिक्रमण ना कर पाए कोई भी सरकार। तो पहले चैप्टर में इतना ही। दूसरे चैप्टर में भारतीय संविधान में अधिकार, पिछली कक्षाओं में हमने ये जाना कि प्रत्येक देश में या भारत में जनता के कुछ अधिकार होते हैं और सरकार की कुछ सीमाएं होती हैं कि वहाँ से आगे जाकर वो जो है ये काम नहीं कर सकती है। भारतीय संविधान में भी ऐसे ही कुछ अधिकार दिए गए हैं विभिन्न प्रकार के, जो जनता के लिए बेहद ज़रूरी हैं, जो जनता के उसके विकास के लिए बेहद ज़रूरी है, उसकी तरक्की के लिए बेहद ज़रूरी है, उसकी स्वतंत्र सोच के लिए बेहद ज़रूरी है कि वो सोच समझ कर फैसला करे। हमने जब लोकतांत्रिक विशेषताएं पढ़ रहे थे तब हमने ये पढ़ा था कि लोकतंत्र की दो सबसे बुनियादी विशेषताएं होती हैं। पहली तो ये है कि जनता के चुने हुए शासन ही वास्तविक निर्णय शासन करें, जनता के चुने हुए लोग ही जो है, जनता का चुना हुआ शासन, जनता के चुने हुए लोग ही वास्तविक निर्णय लें। दूसरा ये था कि जनता को अधिकार होना चाहिए कि वो जो कुछ भी महसूस करती है उसको अभिव्यक्त कर सके। तो भारतीय संविधान ने उस व्यवस्था के लिए कुछ अधिकार तय किए। अभी मैंने पीछे बात की कि भारतीय संविधान में अधिकार जो है अमेरिका से लिए गए, तो इस 6 प्रकार के संविधान लिए 6 प्रकार के अधिकार भारतीय संविधान में उल्लेखित है। सबसे पहले समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, उसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अधिकारों को देना क्यों जरूरी है। कहीं भी किसी भी देश में या जब संविधान बन रहा हो तो अधिकारों को देना क्यों जरूरी है। उदाहरण के लिए हम अफ्रीका की तरफ फिर जाएंगे। जब अफ्रीका में जो है एक संघर्ष के बाद लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई तो गोरे लोगों के मन में भय था कालों के खिलाफ। तो उस भय को निकालने के लिए कि कम से कम जो आपके लिए बुनियादी चीज़ें हैं उनको तय कर देते हैं कि वो आपको ज़रूर मिलेंगी। जैसे
समानता का अधिकार यानी सबको बराबरी जरूर मिलेगी। स्वतंत्रता का अधिकार, सबको ये अधिकार जरूर होगा कि वो क्या महसूस करता है उसको व्यक्त कर सके। शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी का भी किसी भी आधार पर शोषण नहीं किया जाएगा। अगर शोषण होता है तो ये माना जाएगा कि वो संविधान के खिलाफ काम हुआ है और उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अगर कोई दूसरे धर्म को मानने वाला है तो वो जो है उसके लिए स्वतंत्र है कि वो अपने अधिकारों को मान सके, वहाँ अपने धर्म से संबंधित संस्थाएं स्थापित कर सके, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ना चाहता है या अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहता है या किस हिसाब से अपनी संस्कृति के हिसाब से जीना चाहता है, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करना चाहता है, कपड़े पहनना चाहता है, तो वो अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और अगर ये अधिकार किसी को नहीं मिलते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो है वो जाकर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से मांग सकता है कि मुझे इन अधिकारों से दूर रखा जा रहा है, ठीक है, आप व्यवस्था कीजिए क्योंकि ये संविधान के खिलाफ की गई कार्यवाही है। तो मूल अधिकारों की जरूरत एक तो ये है कि वो ये तय करता है कि क्या चीज़ें जनता के लिए जरूरी हैं, जो तय कर दी जाएं वो कम से कम मौजूद रहें। और दूसरा ये है कि वो ये तय करता है कि समाज के विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में टकराव खत्म हो, उनको कम से कम इतना तय कर दिया जाए कि उनका लोकतंत्र में विश्वास बना रहे, उस देश के संविधान में विश्वास बना रहे। क्योंकि अगर किसी भी जो सामाजिक समूह है उसके मूल अधिकार नहीं होंगे, वो बिल्कुल इसकी तरफ जाएगा, तो क्यों वो फिर लोकतंत्र को मानेगा, ये लोकतांत्रिक प्रावधानों का आदर करेगा। तो निश्चित रूप से अधिकारों की जरूरत जो है समाज में वो समन्वय का बनाने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए, और संविधान ही सर्वोच्च है ये बताने के लिए की गई है, ताकि जिन लोगों को संविधान में विश्वास है या वो लोग जो संविधान को के आधार पर देश चलाना चाहते हैं, वो लोग किसी भी सामाजिक समूह के अधिकारों पर अतिक्रमण ना कर सकें, उनसे वो बुनियादी अधिकार ना छीन सकें जो जीने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो और अगर ऐसा कोई अधिकार नहीं मिलता है किसी को, तो वो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के तहत उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है और इन अधिकारों को मांग सकता है। कह सकता है उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से कि मुझे वो अधिकार नहीं मिल रहा है, मेरा मूल अधिकार, उसको जो है आप सुनिश्चित कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा या भारतीय संविधान का हृदय कहा, ठीक है। न्यायालय तय करता है कि किसी भी व्यक्ति का जो है अधिकार ना छीना जाए और उनको कम से कम वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो उसके लिए ज़रूरी हैं, जो संविधान में तय किए गए हैं। जो मूल अधिकार हैं उनको तय करने के लिए न्यायालय जो है रिट जारी करता है, यानी आदेश देता है, जिनको प्रादेश भी कहते हैं, जिनमें सबसे पहला आदेश है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है तो न्यायालय आदेश देता है कि उसको अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, और अगर वो व्यक्ति किसी गलत ढंग से गिरफ्तार हुआ है या गिरफ्तार नहीं होना चाहिए था लेकिन जब गिरफ्तार किया गया है या उसके खिलाफ कुछ ऐसी कार्रवाई हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, गैरकानूनी है, तो न्यायालय उसको छोड़ने का अधिकार दे सकता है। दूसरा है परमादेश। न्यायालय जब यह आदेश किसी अदालत को देता है, ठीक है, जब कोई न्यायालय को लगता है कि सार्वजनिक पदाधिकारी जो है अपनी संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है, यह सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो न्यायालय उसको आदेश दे सकता है कि उसको हटाया जाना चाहिए। तीसरा है निषेध आदेश। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जो है किसी मामले को सुनती है तो न्यायालय उसको रोक सकता है, निषेध कर सकता है। उसके अलावा अधिकार प्रक्षा, यानी जब न्यायालय को लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सही नहीं है लेकिन गलत ढंग से जो है किसी पद पर आ गया है तो न्यायालय उसको हटाने का आदेश दे सकता है। पांचवा है उत्प्रेषण। जब न्यायालय को लगता है कि कोई अदालत किसी मामले को जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर सुन रही है तो उसको उत्प्रेषण यानी अपने पास बुलाने का या उस मामले को जो है उच्च अदालत तक पहुंचाने का आदेश दे सकता है। तो ये कुछ आदेश हैं जिनके द्वारा जो है न्यायालय ये तय करता है कि मूल अधिकारों को संरक्षित किया जाए और मूल अधिकारों को जो है जनता, मतलब जो जनता है उसको मूल अधिकार ना छीने जाएं। तो सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण में फिर से दोहरा रहा हूँ, यानी किसी बंदी को जो है ये न्यायालय आदेश देता है कि उसको अदालत के सामने लाया जाए। दूसरा है परमादेश। यह जब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कानून और संवैधानिक दायित्वों का पालन सही ढंग से नहीं कर रहा है, तो इस व्यक्ति का या उससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तीसरा है निषेध। जब न्यायालय को लगता है कि अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रही है तो उस कार्य को जो है अदालत निषेध कर सकता है, गैरकानूनी घोषित कर सकता है। अधिकार प्रक्षा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई गलत व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर आ गया तो उसको हटाने का आदेश दे सकता है। उसके अलावा उत्प्रेषण। जब
कोई निचली अदालत बिना अधिकार के कोई कार्य करती है और न्यायालय ये आदेश दे सकता है, न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय, कि जो है उसका उत्प्रेषण करके उसे ऊपरी अदालत तक भेजा जाए। तो इस तरह से जो है न्यायालय को ये अधिकार दिया गया है कि वो संवैधानिक अधिकारों को जो है संरक्षित करे, सुरक्षित करे, उसके लिए चाहे तो आदेश जारी करे, रिट जारी करे, उससे कोई वो नहीं है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा इसको। रीज़न यही था कि भारतीय संविधान की आत्मा कहने के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न था वो यही था कि न्यायालय को वो शक्ति दी गई है कि सरकार को वो रोक सके कि वो जो है अतिक्रमण ना कर पाए किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का, और जो जीने के लिए सबसे जरूरी अधिकार हैं वो कम से कम उस व्यक्ति को मिलते रहें, नागरिकों को मिलते रहें, भले वो किसी भी सामाजिक समूह के हों, किसी भी जाति से आते हों, किसी भी धर्म से आते हों या किसी भी लिंग से आते हों। जैसे हमने पिछली क्लासों में भी देखा कि मुख्यतः जो मुद्दे होते हैं वो धर्म, जाति और लिंग आधारित होते हैं। तो किसी भी लिंग के लिए सबसे ज़रूरी अधिकार जो हमने अभी देखा 6 अधिकार, ठीक है, भारतीय संविधान में इनको बहुत अच्छे ढंग से उल्लेखित किया गया है। उसके अलावा एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया है। मानवाधिकार आयोग, जिसका कार्य यही है कि वो मूल अधिकारों को संरक्षित करने में सरकार को सहयोग करे, और अगर मूल अधिकारों का कहीं पे हनन होता है तो शिकायत दर्ज करके सरकार को आदेश दे कि यहाँ पे मूल अधिकारों का हनन हुआ है, आप उनको तय कीजिए कि वो मूल अधिकार लोगों तक मिलते रहें। कई बार ऐसा होता है कि मानव के लिए जरूरी अधिकार में सरकार ही इन्वॉल्व होती है, सरकार ही खिलाफ जाती है, पुलिस कार्यवाही ऐसी होती है कि वो मूल अधिकारों का हनन करती है। तो ऐसे मामले में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग छानबीन करता है, और छानबीन करने के बाद सरकार को आदेश देता है कि यहाँ पे मूल अधिकारों का जो है हनन हो रहा है, उनको संरक्षित करने की कोशिश की जाए। तो नेक्स्ट है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकारों की हमने बात की। मूल अधिकार जो है वो मिनिमम अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के एक समाज में ससम्मान जीवन जीने के लिए जरूरी होते हैं। उसके अलावा भारतीय संविधान में कुछ और व्यवस्थाएं की गई हैं जो सरकारों के लिए की गई हैं, और वो ये है कि राज्यों को नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं, यानी राज्यों के लिए कुछ कार्य तय किए गए हैं कि राज्य किस सिद्धांत पर कार्य करेंगे। अब जैसे मूल अधिकार जो है बहुत ज़्यादा बाध्यकारी हैं, बाध्य होते हैं कि उनको देना ही देना है, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व को ऐच्छिक रखा गया है कि अगर राज्य को लगता है कि ये देना चाहिए तो वो कर सकती है। जैसे कि किसी राज्य को लगता है कि समाज की बेहतरी के लिए कुछ काम करना जरूरी है तो वो जो है राज्य सरकार कर सकती है, उनको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। एक तरह से जो है समाज को बेहतर बनाने के लिए, देश को बेहतर ढंग से चलाने के लिए, समाज में और ज़्यादा जो है समन्वय, एकता लाने के लिए जो राज्यों के कार्य तय किए गए हैं उनको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं है। जैसे संवैधानिक अधिकार बाध्यकारी हैं, संवैधानिक अधिकार राज्य पे, सरकार पे बाध्यकारी हैं कि वो उनको देने ही होंगे नागरिकों को, तो नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, कई बार होता ये है कि नीति निर्देशक तत्वों में और मूल अधिकारों में जो है टकराव हो जाता है। जैसे एक उदाहरण था संपत्ति का अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। जब वो मूल अधिकार था तो सरकार को लगा कि जमींदार उन्मूलन कर देना चाहिए, यानी जितनी भी जमीन के रूप में संपत्ति है वो सब छीन लेनी चाहिए, तो वो सीधा सीधा मूल अधिकारों का हनन था। लेकिन सरकार को ये लगता था कि जमींदारी के उन्मूलन से जो समाज की बेहतरी है वो होगी, समाज की बेहतरी की तरफ जो है बड़ा कदम बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे मामलों में अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ता है, और अदालत हस्तक्षेप करके ये तय करती है कि एक हद से आगे जाकर सरकार कभी भी हस्तक्षेप ना कर पाए, यानी सरकार के लिए एक सीमा तय की जाती है। जैसे केशवानंद भारती मामले में ये सीमा तय की गई कि सरकार अगर करना चाहती है समाज की बेहतरी के लिए तो वो कर सकती है, लेकिन जो संविधान की मूल भावना है, मूल ढांचा है, उसके खिलाफ सरकार का आदेश, सरकार का कानून नहीं होना चाहिए, सरकार का संविधान संशोधन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर संविधान की मूल भावना के खिलाफ ही सरकार का संशोधन चला गया तो इसका मतलब यह है कि जो सरकार के बुनियादी मूल्य हैं वो प्रभावित हो जाए, संविधान के बुनियादी मूल्य हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। जैसे नागरिकों को अधिकार मिलना संविधान का बुनियादी मूल्य है, तो सरकार उससे वंचित नहीं कर सकती है, सरकार कभी भी उससे वंचित नहीं कर सकती है किसी नागरिक को। या न्यायपालिका का होना बुनियादी मूल्य है,
तो सरकार किसी भी संवैधानिक संशोधन से उससे वंचित नहीं कर सकती है, भले ही सरकार को ये क्यों न लगता हो कि इससे समाज की बेहतरी होगी, इससे जल्दी फैसले होंगे, कुछ भी होगा, लेकिन कुछ जो बुनियादी ढांचा है संविधान का, जिस आधार जिन मूल्य पर संविधान का निर्माण किया गया है, उनके खिलाफ सरकार जाकर जो है कभी भी संशोधन नहीं ला सकती, कोई फैसला नहीं ले सकती है। इस तरह से जो है अदालत ने उसको तय किया है। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य। उन्नीस सौ छिहत्तर में 42वें संवैधानिक संशोधन से करके भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान में शुरू में मूल कर्तव्य नहीं थे, सिर्फ ये मान लिया गया था कि भारतीय नागरिक जिम्मेदारी से जो कर्तव्य हैं जो समाज की बेहतरी के लिए है उनको पूरा करेंगे, लेकिन बाद में उनको संविधान का हिस्सा बना दिया गया और सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। अनुच्छेद 51A में, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के फौरन बाद जो है इस तरह के मूल कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है, जिनका मुख्य उद्देश्य ये था कि नागरिकों को कुछ बुनियादी जरूरतें भी पूरी करनी है। नागरिक सरकार से, देश से अपेक्षाएं रखते हैं और संवैधानिक अधिकारों के रूप में उन अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश की गई है। तो देश भी, समाज भी कुछ अपेक्षाएं रखता है नागरिकों से कि कुछ काम नागरिकों को भी करने चाहिए देश के लिए। शुरुआत में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है, बाद में एक और उसमें जोड़ दिया गया तो 11 मूल कर्तव्य हो गए। तो कुछ एक उदाहरण है, जैसे भारतीय संविधान का आदर करना और राष्ट्र प्रतीकों का आदर करना, ये सब जो है देश अपेक्षा रखता है नागरिकों से। पर्यावरण की रक्षा करना या फिर अपने बच्चों को बुनियादी शिक्षा दिलाना, ये सब काम जो है मूल कर्तव्यों में नागरिकों के आते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि मूल कर्तव्य जोड़ने का मकसद ये था कि जिस तरह से नागरिकों के संवैधानिक अधिकार हैं और वो नागरिक अपेक्षाएं रखते हैं सरकार से और संविधान से कि वो उनको पूरा करेंगे एक लोकतांत्रिक देश में, उसी तरह से लोकतांत्रिक देश में जो है समाज और देश भी ये अपेक्षा करता है कि नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य हैं जो देश और समाज की बेहतरी के लिए नागरिकों को कर्तव्य करने चाहिए, और उन कर्तव्यों को मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 पूरा हो जाता है, जिसमें हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान में अधिकार पढ़ते हमने ये कहा कि अधिकारों की ज़रूरत क्यों है। आगे हमने ये पढ़ा कि कौन कौन से अधिकार हैं और अदालत जो है उनको किस तरह से तय करती है कि वो अधिकार जनता को मिलते रहें, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा कि अदालत उसके लिए रिट जारी करती है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार परीक्षा जैसे रिट जारी करती है अदालत जो है कि कोई भी किसी का भी संवैधानिक अधिकार, मूल अधिकार प्रभावित ना हो। फिर आगे हमने ये पढ़ा कि नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, यानी वो तत्व जो सरकार के लिए तय कर दिए गए हैं राज्य सरकारों के लिए कि वो काम करेंगे इन समाज की बेहतरी के लिए, कुछ सिद्धांतों के आधार पर उनको नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। आखिर में हमने ये पढ़ा कि कुछ मूल कर्तव्य, यानी समाज और देश को भी अपेक्षा होती है नागरिकों से कि वो कुछ काम जरूर करें, ठीक है। जिस तरह से जो है नागरिकों को अपेक्षा है देश और समाज से कि वो उनको मिलना चाहिए, देश और सरकार से, संविधान से कि वो उसको मिलना चाहिए, तो ये जो है समाज और देश को भी अपेक्षा होती है और वो उनसे मांगता है, मूल कर्तव्य के रूप में उनको जाना जाता है। तो आज की कक्षा में हमने पढ़ा कि जो शुरू के 2 चैप्टर हमने पढ़े उसमें पढ़ा संविधान क्यों और कैसे, यानी कि संविधान की ज़रूरत क्या है और संविधान जो है कैसे सरकार पर अंकुश रखता है और कैसे सरकार नागरिकों के रिश्ते तय करता है, एक मार्गदर्शक की तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करता है। दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो भारतीय संविधान में अधिकार दिए गए हैं वो किस प्रकार के अधिकार हैं और वो ज़रूरी क्यों है, उनकी रक्षा कैसे की जाती है और कैसे जो है न्यायपालिका उनकी रक्षा करती है, नीति निर्देशक तत्व और जो है अधिकारों में क्या अंतर है। आने वाली कक्षाओं में हम यहाँ से आगे शुरू करेंगे, जिनको तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है चुनाव एवं प्रतिनिधित्व। उसके बाद हम कार्यपालिका यानी सरकार के अंगों, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की तरफ जाएंगे। ठीक, थैंक यू।